by A. O. Hume in 1885। ओके, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस या नेशनल कॉन्शियसनेस का आगाज़ कैसे हुआ था, ग्रोथ कैसे हुई थी। इसके अलावा हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे वो वजूहात पढ़ेंगे जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत पेश आई। इसके अलावा जब ये पार्टी बनी तो मुस्लिम लीडर्स का क्या रिएक्शन था। क्लियर? So the origin of national consciousness is to be traced back to Raja Ram Mohan Roy. He was an Indian reformer and he was the first leader of Hindu nationalism. इसके अलावा इस राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज की भी बुनियाद रखी थी। चूंकि इस राजा राम मोहन रॉय का ताल्लुक बंगाल से था, इस वजह से इनकी जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी थी वो भी बंगाल से शुरू हुई थी। ठीक है, जबकि अगर हम बाकी प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पर इतना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता था एज कंपेयर टू बंगाल। क्लियर? सो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन बंगाल, जिसको कहा जाता था जमींदार एसोसिएशन, जिसको बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस लैंड होल्डर सोसाइटी की बुनियाद 1837 में पड़ गई। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया में और भी बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बने ड्यू टू द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। ठीक है, 1839 में विलियम एडम वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद 1843 में जॉर्ज थॉमसन इंडिया आए और इन्होंने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। इसके अलावा 1851 में बंगाल में दो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी या ऑर्गेनाइजेशन थी, वो दोनों मर्ज होके उनसे एक एसोसिएशन बना और वो था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इन शॉर्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हिंदू नेशनलिज्म इंडिया में परवान चढ़ी, वो था इंग्लिश रूल, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड मॉडर्न आइडियाज़। इन तमाम फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि इंडिया में कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ हाई कैलिबर प्रोड्यूस हो जाती हैं और यही इंटेलेक्चुअल क्लास बाद में क्या करते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म को या हिंदू सेपरेटिज्म के आइडिया को प्रोपिगेट करते हैं एंड दिस बिकेम द कॉर्नर स्टोर ऑफ देयर नेशनलिज्म। तो अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत पेश आई। तो जब ब्रिटिश क्राउन इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो है वो कुछ ऐसे पॉलिसीज़, कुछ ऐसे लॉज इनेक्ट करता है जिसकी वजह से इंडियन पीपल में टेंशन क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस पेश किए हुए हैं, वो थे सिविल सर्विसेज एजुटेशन, वर्निकुलर प्रेस एक्ट एंड इल्बर्ट बिल। सो अगर हम सिविल सर्विसेज एजुटेशन की बात करें तो 1876 में सरेंद्र नाथ बनर्जी जो होते हैं वो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद रख लेते हैं। जब वो इंडियन सिविल सर्विसेज से डिसमिस होते हैं, इनको किसी माइनर चार्जेस की वजह से हटा दिया जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो एजुटेशन स्टार्ट करते हैं और ये एजुटेशन तब सीरियस हो जाता है जब सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसको 21 से लाकर 19 पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो द सिविल सर्विस एजुटेशन वाज फॉलोड बाय द एजुटेशन फॉर द रिपील ऑफ वर्निकुलर प्रेस एक्ट। ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो था ये 1878 में पास हुआ था और इस एक्ट की वजह से क्या हुआ था कि इंडियन लैंग्वेज प्रेस पर सिर्फ पाबंदी लगा दी थी एंड नॉट ऑन दी
न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये भी एक टेंशन की बहुत बड़ी वजह बनी। इसके अलावा इल्बर्ट बिल पास हुई। ये इल्बर्ट बिल जो था ये 1883 में सीपी एल्बर्ट होता है, ये वायसराय काउंसिल में एक लॉ मेंबर के तौर पर होता है। तो ये सीपी एल्बर्ट जो था ये एक बिल इंट्रोड्यूस करता है। किस मकसद क्या होता है इसका ये मकसद होता है टू इनेबल द इंडियन सेशन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस एज हैड बीन द प्रैक्टिस इन दी प्रेसिडेंसी टाउन। So these all were the reasons behind the creation of Indian National Congress। अब पढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई। सो टू अवॉइड द एजिटेशन ऑफ इंडियन पीपल, ब्रिटिश क्या करता है वो डिसाइड करता है कि इंडियन पीपल के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जिसमें वो क्या कर सके, अपने पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। सो फॉर दिस पर्पज़ ए.ओ. ह्यूम जो होता है ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होता है। ये उस टाइम के जो देन वाइसराय होते हैं उनसे मीटिंग पे मीटिंग अरेंज करते हैं और इसके बारे में तबादला ख्याल पेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद ए.ओ. ह्यूम क्या करते हैं वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ इस बारे में डिस्कस करते हैं, जैसा कि जॉन ब्राइट हुआ, सर जेम्स हुए, लॉर्ड रिपन हुए और कुछ और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के साथ भी इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर। इसके अलावा ह्यूम को कुछ इंडिया में भी इंग्लिशमैन की सपोर्ट हासिल होती है, जैसा कि सर विलियम वेडर बर्न होते हैं, जॉर्ज यॉल होते हैं और चार्ल्स ब्रैडलाफ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो इंग्लैंड से वापस आते हैं तो वो ए.ओ. ह्यूम जो होता है वो इंडिया के लोकल लीडर्स को भी कंसर्न करना शुरू कर लेते हैं और इनके साथ कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन पर काम करना शुरू कर लेते हैं। देन क्या होता है कि ए.ओ. ह्यूम एक कन्वेंशन बुलाते हैं इंडियन नेशनल यूनियन की। ये इंडियन नेशनल यूनियन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुआ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। सो 70 मेंबर्स ऑफ डेलीगेट अटेंड दी convention in which the Indian National Congress was established. So after the establishment of Indian National Congress, बॉम्बे में इसकी फर्स्ट सेशन होती है जो कि 18 दिसंबर 1885 में मुनक्किद होती है। इसको अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ वी.सी. बनर्जी जो कि एक एमिनेंट लॉयर होते हैं बंगाल के, वो प्रिजाइड करते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट सेशन में टोटल 70 हिंदूज होते हैं जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 मुस्लिम्स होते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग 1885 टू 1918 5 प्रोमिनेंट इंग्लिश मेन जो होते हैं वो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल सेशन को प्रिजाइड करते हैं, जिनमें से थे जॉर्ज यॉल 1888, विलियम वेडर बर्न 1889, एल्फर्ट वेब 1894, हेनरी कॉटन 1904 and एनी बसन in 1917. So after the establishment of Indian National Congress, what was the reaction of Muslims towards the Congress? तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इनिशियली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो वो ये दावा कर रही थी कि वो इंडिया के तमाम लोगों की एक वाहिद नुमाइंदा जमात है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। इट स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकेम अ हिंदू पार्टी। ठीक है, आगे चलकर हम जब डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम 1885 से 1896 की ड्यूरेशन में अगर देखें तो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 2 मुस्लिम लीडर्स को चुना है। ठीक है, विच इज़ नॉट फेयर। ठीक है, सो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है, कांग्रेस इस बात पर जोर देता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होगी वो कंपटीशन के बेस पर होगी, मेरिट के बेस पर होगी।
दूसरी दफ़ा जब सेशन मुनक्किद होता है तो फिर कुछ ऐसे रिजोल्यूशन कांग्रेस पास करता है जिससे वो मुसलमानों के हक़ में वो फियर नहीं होता, ठीक है। So at the second session, a resolution was passed demanding introduction of the elective system in the Governor General Council and Provincial Council। तो अब ये बात भी मुस्लिम्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। तो ये दो बातें थी जिसकी वजह से मुसलमानों को इसकी कारकर्दगी जो थी वो फेयर नज़र नहीं आ रही थी। जबकि अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात करें तो वो इन तमाम सूरत हाल को वो देख रहा था। फर्स्ट 2 इयर्स उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली कांग्रेस के ख़िलाफ़, वो ऑब्ज़र्व कर रहा था इस अरसे में कांग्रेस के नेचर को, उसके रिजोल्यूशन और डिमांड्स को वो ऑब्ज़र्व कर रहा था, ठीक है। सो आफ्टर 2 इयर्स मीन्स 28 दिसंबर 1887 को सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो कांग्रेस के प्रपोज़ल के अगेंस्ट बात करते हैं और रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जबकि वो मुस्लिम्स को स्ट्रॉन्गली एडवाइस करते हैं कि वो कांग्रेस से या पॉलिटिक्स से दूर रहें। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस ये बात कर रही है कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होना चाहिए, तो ये बात हमारे मुल्क के साथ सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता? क्योंकि हमारे मुल्क में डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आबाद हैं, मींस हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, पारसीज़ भी है, सिख एक्सेट्रा हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो फिर होना ये चाहिए कि इन तमाम लोगों को, चाहे वो बिगेस्ट से लेकर लोएस्ट तक, तमाम लोगों को एक नेशन की तरह रहना चाहिए। बट हमारे मुल्क में तो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग आबाद हैं, तो ये प्रपोज़ल जो है या ये बात जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, ये हमारे मुल्क में सूट नहीं करता। दूसरे प्रपोज़ल के बारे में बात करते हुए सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि अगर कांग्रेस ये बात कर रही है कि एक वाइसराय के कौंसिल के लिए जब मेंबर होगा तो वो पीपल उसको इलेक्ट करेंगे, तो लेट सपोज़ अगर इस लोगों के डिज़ायर पर ये इस तरह होता है, तो अगर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो होता क्या होगा कि तमाम मुस्लिम्स मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे और तमाम हिंदूज़ हिंदू कैंडिडेट को वोट देंगे। बट ये बात भी वाज़ेह है कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन मुस्लिम से काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये बात जो थी ये भी फेयर नहीं है कि वो इस तरह बात करे कि वाइसराय के कौंसिल के लिए मेंबर्स पीपल इलेक्ट कर लें। तो ये रिएक्शन था सर सैयद अहमद ख़ान का। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान क्या करते हैं, 1888 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं जिसका नेम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। So this United Indian Patriotic Association was an attempt to organize a common front of anti-Congress elements among the Hindus and Muslims. Clear? So that's all for today. If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.